हज 2019 के लिए 4 जुलाई से आज़मीन के लिए सऊदी अरब की परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से 8 रियासतों के आज़मीन सऊदी अरब के लिए रवाना होते हैं, लेकिन 16 मार्च के बाद से दिल्ली में हज कमेटी का कोई वजूद ही नहीं है और ऐसे में आज़मीन के लिए इंतजामात में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। खास रिपोर्ट। दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से 8 रियासतों के आज़मीन हज के लिए होते हैं रवाना, लेकिन दिल्ली में 16 मार्च के बाद से हज कमेटी का नहीं है वजूद। आज़मीन को इस मर्तबा दुश्वारियों का करना पड़ सकता है सामना। दारुल हुकूमत दिल्ली से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मगरबी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के आज़मीन सऊदी अरब के लिए परवाज करते हैं। इस मर्तबा 23,000 से जायद आज़मीन दिल्ली से रवाना होंगे। आज़मीन की बड़ी तादाद के चलते दिल्ली हज कमेटी को अच्छे इंतजामात करने पड़ते हैं, लेकिन अब हज इंतजामात में यहाँ देरी हो रही है क्योंकि 16 मार्च को दिल्ली हज कमेटी तहलील हो चुकी है। 2 महीने बाद भी हज कमेटी तश्कील नहीं दी गई। ऐसे में हज इंतजामात से जुड़े तमाम काम नौकरशाह देख रहे हैं, इसलिए इंतजामात में खामियां और देरी लाजमी है। लेकिन जब कमेटी हमारी होती है तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो कमेटी के दायरा अख्तियारात चूँकि फ़िक्स होते हैं कि बहुत से काम ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या ऑफिशियल लेवल पर हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो कमेटी के दायरे अख्तियार में हैं, तो कमेटी होती है, वो हमारे साथ चेयरमैन होते हैं, मेंबरान होते हैं, फौरी तौर पर मीटिंग करके बहुत सारी चीज़ें हम अप्रूव कर लेते हैं और वो कर लेते हैं। जब कमेटी नहीं होती है तो इस तरह की सारी चीज़ें हुकूमत की मंजूरी के लिए जाती हैं और हुकूमत की मंजूरी के लिए जाहिर सी बात है एक प्रोसेस होता है। पूरे मुल्क की तरह दिल्ली से भी 4 जुलाई को सऊदी अरब के लिए हज फ्लाइट रवाना होंगी। ऐसे में इंतजामात की रफ्तार सुस्त है। ताहम दिल्ली हज कमेटी के CEO 2 जुलाई तक कैंप लगाने और 1 हफ्ते में नई हज कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी करा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस साल भी जो हज के इंतजामात हैं वो बर वक्त जिस तरह से हर साल होते हैं इस साल भी होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हमारी कमेटी मौजूद होती है, जो मौजूदा कमेटी जो पिछली डिपार्टमेंट के वजारत के, और वो बहुत ही एक्टिव कंसिडरेशन में मामला चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में इस हफ्ते के एंड तक शायद कमेटी की तश्कील हो जाए। तुम लोगों को पेपर लेंगे, क्या देंगे कुछ पता नहीं, बाकी तो कुछ बताते नहीं है बस बढ़ते हुए हम तो बस जैसे लकीर बुला ले अच्छा जी और अपनी कुछ कहते हैं तो उस पर खफा हैं। हज कमेटी की तश्कील के लिए वक्त रहते दिल्ली हुकूमत को फाइल रवाना कर दी गई थी, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि केजरीवाल हुकूमत ने हज की तैयारियों को नजरअंदाज करते हुए अब तक कमेटी की तश्कील पर खामोशी क्यों अख्तियार की। 16 मार्च को दिल्ली हज कमेटी की मुद्दत कार खत्म हो गई थी, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी कमेटी की दोबारा से तश्कील नहीं हो सकी। हालांकि हमारे ज़राए का कहना है 8 मार्च को ही दिल्ली के जो वज़ीर हैं कैलाश गहलोत, उनके पास फाइल पहुंच चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल यह है आखिर 2 महीने से दिल्ली सरकार क्या कर रही है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हज 2019 के लिए महाराष्ट्र से 14 जुलाई को पहली फ्लाइट रवाना होगी। इस बार एम्बार्केशन पॉइंट पर 2 दिन पहले रिपोर्टिंग की शर्त खत्म कर दी गई है। अब आज़िम हज अपने ज़िले में ही रिपोर्टिंग की कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के नए चेयरमैन जमाल सिद्दीकी ने दी है। इसके अलावा उन्होंने सबसे अहम ऐलान ये किया कि रियासती हज कमेटी हज की तर्ज पर उम्रा कराने का भी मंसूबा बना रही है। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए इस साल महाराष्ट्र से 11,645 आज़मीन रवाना होंगे। इन आज़मीन में बगैर महरम के हज की सआदत हासिल करने वाली ख्वातीन की तादाद 31 है, जो रियासत के 3 अजला से रवाना होंगी। औरंगाबाद से रवाना होने वाले आज़मीन हज की तादाद 1,241 है। स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी का कहना है कि इस साल से हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से भी महाराष्ट्र के आज़मीन हज रवाना हो सकते हैं। महाराष्ट्र के आज़मीन हज का फ्लाइट शेड्यूल 14 जुलाई को मुंबई से हाजियों की पहली फ्लाइट रवाना होगी। 22 जुलाई को औरंगाबाद से रवाना होगी हाजियों की पहली फ्लाइट और 25 जुलाई को नागपुर से हाजियों की पहली फ्लाइट रवाना होगी। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि इस साल से 2 दिन पहले एम्बार्केशन पॉइंट पर पहुंचकर रिपोर्टिंग की शर्त मंसूख कर दी गई है।
अब आज़मीन अपने जिले में ही रिपोर्टिंग की कार्रवाई मुकम्मल करवा सकते हैं। ये कार्रवाई जिला हज कमेटियों और हज दोस्त के तवज्जुह से मुकम्मल की जाएगी। जो हाजियों की खिदमत में काम करने वाले लोग हैं, जैसे पहले खातमुल हुज्जाज कमेटी काम करते थे, एनजीओ काम करते थे, उनको ठेका मिलता था। अभी हम लोग उस काम को हज कमेटी के ज़रिए करने वाले हैं और उस काम को करने के लिए हज कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हम लोग हाजी दोस्त भी बनाने वाले हैं। उनके ज़रिए हम लोग काम को अंजाम देने वाले हैं। स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन ने प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर के हज कोटे में कटौती का मुतालबा किया। इनका कहना है कि टूर ऑपरेटर्स को 30% के बजाय 10% कोटा अलॉट होना चाहिए, जबकि हज कमेटी का कोटा 90% होना चाहिए। हज कमेटी आइंदा साल से उम्रे की सहूलत भी फराहम करेगी। उम्रे के लिए टूर ऑपरेटर्स के रहमो करम पर रहने की जरूरत नहीं। आइंदा साल से हज कमेटी के तहत उम्रे की सहूलत फराहम की जाएगी। कम खर्च में आज़मीन हासिल कर सकते हैं उम्रे की सआदत। अभी हमने तय किया है कि आने वाले समय में हम लोगों को उम्रा पर भी भेजने का काम महाराष्ट्र हज कमेटी की तरफ से करेंगे, जिससे उम्रा का पैकेज आधे रेट में हो जाएगा। अभी अगर 60,000 में प्राइवेट टूर्स के लोग लेकर जा रहे हैं तो उनसे अच्छा उम्रा हम लोग 35-40 हज़ार में हज कमेटी या महाराष्ट्र की तरफ से करवा सकते हैं। ऐसा भी हमने शुरुआत किया है और ये हज के बाद उसको हम लोग लागू करने वाले हैं। इससे कबल हज कमेटी के चेयरमैन ने औरंगाबाद के जामा मस्जिद में जारी हज तरबियती कैंप का मुआयना किया। आज़मीन हज को हुकूमत की हज पॉलिसी के ताल्लुक से जानकारी दी और जदीद सहूलियात से इन्हें आगाह किया। सरकार ऐसे प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द करेगी, ये व्यवस्था हमने की है। पहले कोई अथॉरिटीज़ नहीं था जो चेक करे। अभी हमने एक रेगुलराइज्ड बॉडी बनाई है, एक गाइडलाइन बनाया है। उस गाइडलाइन के तहत जो काम नहीं करेगा उस पर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन ने 15 दिनों के अंदर जिला हज कमेटियां तश्कील देने का ऐलान तो कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि वज़ीर आला इन कमेटियों को मंजूरी भी देंगे। लेकिन क्या वाकई हुकूमत की नामजद कमेटियां अल्लाह के मेहमानों की उसी इखलास और नेक नियति से तरबियत और खिदमत अंजाम दे पाएंगी जैसा कि आज़मीन हज का हक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। आज से महाराष्ट्र असेंबली के मॉनसून इजलास की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिम अरकान असेंबली भी मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर कमर बस्ता है। महाराष्ट्र असेंबली का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो गया। मॉनसून इजलास फडणवीस हुकूमत का आखिरी इजलास होगा। 3 हफ्ते की मुद्दत तक चलने वाले इस इजलास में फडणवीस हुकूमत 13 नए बिल असेंबली में पेश करने वाली है, जबकि अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की नाकामी को उजागर करने और उससे पूरी तरह से घेरने की तैयारी भी कर ली है। बहुत सारे इश्यूज है महाराष्ट्र के अंदर। अभी बारिश नहीं गिरी है, लोगों को पानी की किल्लत हो रही है, ग्रामीण एरिया के अंदर हालत ख़राब है। अभी भी किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है और कई इश्यूज है। हमारे जो मेट्रो की इन्होंने जो बात की थी कि चालू करने की, मेट्रो का काम अभी लगता नहीं कि और 6 महीना भी पूरा होगा। कोस्टल रोड की इन्होंने बात की थी कि पिछले 5 साल के अंदर बनाएंगे, 5 साल पूरा खत्म हो गया, दूसरा 5 साल लगने वाला है। इश्यूज से भरपार है, कोई अभी तक की इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम पूरा करने का दिखाया नहीं है। फडणवीस हुकूमत ने मराठा समाज को रिजर्वेशन फराहम किया, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। हुकूमत इस मॉनसून सेशन में धंगर समाज की फलाह बहबूद के लिए नई स्कीमों को भी पेश करने वाली है। वाज़ेह है कि धंगर समाज भी शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे में रिजर्वेशन का मुतालबा करता रहा है। मुस्लिम समाज की फलाह और मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालिक मुस्लिम अरकान भी इस असेंबली सेशन में हुकूमत को घेरने की कोशिश करेंगे। जो पिछले 5 सालों से एक मुद्दा है, हर असेंबली में हम वो मुद्दे को लेते हैं कि जो अक़लियत के अंदर SBC A कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इस असेंबली में भी हम यही मांग करेंगे कि हमको जो 2014 में जो रिजर्वेशन मिला था उसको इस गवर्नमेंट ने बहाल करना चाहिए। जो पहले से हम डिमांड करते आ रहे हैं कि जिस तरह आपने मराठाओं को दिया उसी तरह हम मराठाओं के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, मगर कमेटियों के रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि महाराष्ट्र का जो कास्ट मुसलमान है वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो सरकार उस पर गहराई से विचार विमर्श करे और इम्प्लीमेंट करे, यही मांग करेंगे इंशाल्लाह। रियासती असेंबली इजलास से कबल ही फडणवीस हुकूमत में तोसी की गई और 13 नए वज़रा को काबीना में जगह दी गई। हैरत की बात यह है कि रियासत की पूरी काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरा है ही नहीं। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुसलसल मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को नजरअंदाज ही किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जब 10% रिजर्वेशन
गरीबों को दिया तो उसमें किसी भी जाति का धर्म का उल्लेख नहीं है। और आज अगर हम देखें तो हमारे माइनॉरिटीज में भी बहुत बड़े पैमाने पर दलित समाज है और ये 10% रिजर्वेशन हिंदुओं को मिलेगा, वैसे मुसलमानों को भी मिलेगा, ईसाइयों को भी मिलेगा, सिखों को भी मिलेगा। सभी को जो रिजर्वेशन में नहीं है ऐसे सभी को रिजर्वेशन मिलेगा। असेंबली इजलास के पहले रोज कांग्रेस एनसीपी अरकान असेंबली ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ने अपने 6 महीने पूरे कर लिए हैं। हुकूमत की 6 माह की कारकर्दगी पर जहां पूरे सूबे में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं, वहीं अक़लियतों ने इन 6 माह की कारकर्दगी को अपने लिए मायूसकुन करार दिया। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ने 17 जून को अपने 6 माह मुकम्मल कर लिए हैं। हुकूमत ने अपनी 6 माह की कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड जहां आवाम के सामने पेश किया और ये दावा किया कि उसने कलील मुद्दत में 100 वादों को मुकम्मल करने का जो काम किया है वो किसी जुए शीर लाने से कम नहीं है। वहीं हुकूमत के दावे से अक़लियतें बिल्कुल मायूस हैं। अक़लियतों के लिए काम करने वाली मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि मुसलमानों का 100% वोट लेने का मुतालबा करने वाली कमलनाथ हुकूमत ने वचन पत्र में अक़लियतों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। गलतफहमी उनकी निकल जाना चाहिए कि वो किसी बड़ी खुशफहमी के अंदर जी रहे हैं कि साहब हमने वचन पत्र पूरा कर दिया है। कोई वचन पूरा नहीं है और मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने वफ़ की बात की, उन्होंने टीचर्स की अपॉइंट की बात की और दीगर बातें की, लेकिन कम से कम जो अगर आपने अपने वचन पत्र में जो आपने दिया है तो वो तो आपको पूरा करना चाहिए ना। इसमें से एक पैसे भर भी कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है, न पिछली सरकार ने किया था, न इस सरकार ने किया है। और रिपोर्ट कार्ड में उर्दू वालों का शायद कहीं जिक्र हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इन 6 महीनों में उन्होंने बता दिया कि उनके लिए अक़लियतों का कोई काम करना अव्वलियत का दर्जा नहीं रखता है। जैसे कि उर्दू टीचरों का मामला है, बहुत कम है, उनको नहीं रखा जा रहा। वक्फ बोर्ड की जायदाद जो है उसके ऊपर दूसरे लोगों के नाजायज़ कब्जे हैं, इस सिलसिले में कुछ नहीं किया जा रहा। हुकूमत के रिपोर्ट कार्ड से जहां मुस्लिम तंजीमें नाराज हैं, वहीं बीजेपी इसे मध्य प्रदेश के अवाम के साथ धोखा मान रही है। बीजेपी का तो ये भी कहना है कि शिवराज सिंह के अहद में अक़लियती तबके के लिए जो खुसूसी अवार्ड शुरू किए गए थे, मौजूदा हुकूमत ने उन्हें भी बंद कर दिया है। और भी समाज, हिंदू समाज है और भी समाज है, किसी के कोई काम नहीं है। आज बिजली की समस्या वही विकराल रूप ले रही है जो दिग्विजय सिंह के शासन में थी। पानी की समस्या वैसी की वैसी है, पानी के लिए आम झगड़े हो रहे हैं, कोई काम नहीं है। पूरे 6 महीने के अंदर किसी प्रकार का जिस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं, ये अपना बखान करने का, इनको तो बखान करने का हक नहीं है। अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, दलित हो या महिलाएं हो, ये तमाम वर्गों के लिए कमलनाथ जी की सरकार लगातार काम कर रही है। जो आज बुकलेट बंटी है उसमें हर वर्ग के लिए अभी तक जितना काम हो चुका है वो बताया गया है और निश्चित ही जो भी हमारे वचन पत्र में हमने वचन दिए हर एक बिंदु पूरे होंगे। 100 बिंदु मात्र 180 दिन में पूरे हुए हैं। जो बातें की गई थी उससे भी बढ़कर हम लोग आगे काम करने के लिए हमारी तैयारी हमने की है। और उर्दू शिक्षकों की बात हो या मदरसे की बात हो या वक्फ बोर्ड की बात हो, सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं और अभी वक्त ही कितना हुआ है। हम बहुत जल्दी इतना सब कुछ कर देंगे जो उन्होंने 15 साल के अंदर नहीं किया। कमलनाथ अपनी 6 माह की कारकर्दगी और रिपोर्ट कार्ड से भले ही खुश हैं, लेकिन अक़लियती तबके को इस हुकूमत के रिपोर्ट कार्ड से जो नाराजगी हुई है, अगर इसे वक्त रहते दूर नहीं किया गया तो इसी साल के आखिर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में शहीद SHO अरशद खान को
खराज अकीदत पेश किया गया। अरशद खान हाल ही में अनंतनाग में हुए मिलिटेंट हमले में शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे और कल रात अरशद अपने जख्मों से जांबर न हो सके। गवर्नर के दोनों मुशीर के विजय कुमार, के शर्मा समेत महकमा पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने शहीद पुलिस ऑफिसर को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। अरशद खान के जिस्द खाकी पर उनके बेटे ने भी गुलहाए अकीदत पेश की और इस तकरीब के दौरान जज्बाती मनाजिर देखने में आए। बाद में शहीद के जिस्द खाकी को आबाई मुकाम रवाना किया गया। J&K police and all of our security forces have made enormous sacrifices. This attrition will steal our resolve. More than 1,600 SPOs and policemen of JK police alone have laid their lives down on the side of peace and tranquility, fighting for peace and tranquility. So we will be at it with all resolve. These kind of instances of each one, buddy pair coming to each other's rescue, we are all comrade at arms. There is no difference between the CRPF, the SSB, ITPP and the BSF, the army and the local police. We are all the limbs of the same organ. We are working very organically together, and as you rightly said, this gentleman, Arshad, within 3-4 minutes he rushed to the spot to save and come to the rescue of his fellow man. So this is part of J&K synergy. We have deep admiration for it, and in fact in Delhi the ceremony was organized by the DG CRPF and all the representative other paramilitary forces took part, CAPF. That itself signifies what kind of mutual affection and in what kind of synergy we are working. कर्नाटक के रायचूर में कुल हिंद कॉन्फ्रेंस बराए फ़रोग़ उर्दू के पोस्टर की रस्म इजराई अमल में आई। रस्म इजरा तकरीब में शहर के मजहबी रहनुमाओं, दानिश्वरों और मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स ने कसीर तादाद में शिरकत करके कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की मुहिब्बान उर्दू से अपील की। कर्नाटक के रायचूर में जोरों शोर के साथ कुल हिंद कॉन्फ्रेंस बराए फ़रोग़ उर्दू की तैयारियां जारी है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के इश्तराक से 22 जून को उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा। प्रोग्राम के सिलसिले में सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के दफ्तर पर उर्दू कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का रस्म इजरा अमल में आया। रस्म इजरा तकरीब में रायचूर शहर के मजहबी रहनुमाओं, दानिश्वरों, मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा के अलावा ऑर्गेनाइजर ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजर्स ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कुल हिंद उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के सरकर्दा शख्सियतों के अलावा माहिरीन तालीम, सहाफ़ी और मिली व समाजी रहनुमा शिरकत करेंगे। इस दौरान मुंतज़मीन ने मुहिब्बान उर्दू से कसीर तादाद में शिरकत करके कुल हिंद कॉन्फ्रेंस बराए फ़रोग़ उर्दू को कामयाब करने की अपील की। ये अल्लाह का एहसान है कि कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो 22 जून को मुनक़िद की गई है उसके इश्तिहारात की रस्म इजरा की गई, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के सरकर्दा लोग ने शिरकत की। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में बहुत ही बड़े बड़े लोग मुख्तलिफ इलाक़ों से दूर दराज से सफ़र करते हुए शहर रायचूर को आने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मुहिब्बान उर्दू बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कुल हिंद उर्दू कॉन्फ्रेंस फ़रोग़ उर्दू के ज़िमन में आज इश्तिहार का इफ्तिताह सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन दफ्तर में अमल में लाया गया, जिसमें तमाम जमातों के अफराद शरीक रहे। इस तरह 22
जून बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये इजलास रहेगा, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उर्दूदां हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे ज़िले के उर्दूदां हज़रात से मैं पुरखुलूस गुजारिश करता हूं कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत होकर उर्दू दोस्ती का सबूत दें। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल ने बताया कि उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का अहम मकसद फ़रोग़ उर्दू ज़बान के लिए शऊर बेदार करना, मादरी ज़ुबान से अमली वाबस्तगी की अहमियत उजागर करना, मुल्क और मिल्लत के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए उर्दू की ज़रूरत व इफ़ादियत वाज़ेह करना, फ़रोग़ उर्दू के लिए हर सतह पर ठोस इक़दामात करना और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ सतह पर ज़िम्मेदारान का किरदार नुमाया करना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की तारीख में ऐसा पहला मौका है जब किसी किन्नर ने मदरसे में दाखिले के लिए दरख्वास्त दी है और मदरसा बोर्ड किन्नरों की जानिब से इस कदम को मुस्बत करार दे रहा है। खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तहसील विकासनगर के रहने वाले ये वो लोग हैं जिन्हें आप और हम किन्नर तबके के तौर पर जानते हैं। इन्हीं में से एक है रानो। रानो ने सालों पहले 5वीं जमात तक की पढ़ाई के बाद खराब हालात की वजह से आगे की पढ़ाई बंद कर दी थी। उस वक्त रानो के दिल से न पढ़ने का जज्बा खत्म हुआ था और न ही उम्मीदें, लेकिन जैसे जैसे ये अपने समाज की रिवायतों में घिरते गए, पढ़ाई का शौक भी दिल में दब कर रह गया। लेकिन कई सालों बाद जब अपने किन्नर समाज में कुछ साथियों का रानो को साथ मिला तो विकासनगर से आकर सीधे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में इन्होंने दरख्वास्त दे दी, जिसमें इन्होंने बोर्ड से मदरसे में एडमिशन दिलाने की अपील की है। सर, मैंने कक्षा 5 पढ़ी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं 10वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहती हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथ में बहुत बुरा होता है। हमारी कम्युनिटी को देखा जाए तो जैसे कि जो दूसरे हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको बंधुआ बना के रखते हैं, और उसके बारे में फिर मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख करके कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाऊँ।